प्रिय छात्राओं, अभी तक हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहे थे। आज हम जो पीछे के चैप्टर दिए हुए हैं आपको रिपोर्टिंग पार्ट, उसमें सबसे पहला देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की विचारधारा क्या है। इस विचारधारा को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कि किसी भी व्यावसायिक इकाई के लेखांकन विवरणों के माध्यम से जो भी उसका प्रयोग करता है उस व्यवसाय के संबंध में अपनी धारणा का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी लेखांकन विवरण हैं, जिसमें जो हम देखेंगे कि कितने प्रकार के लेखांकन विवरण होते हैं, उसको प्रयोग करके उस व्यवसाय के बारे में वो व्यक्ति जो कि इसको प्रयोग करता है अपनी धारणा का निर्माण कर सकता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे, ऐसी गतिविधियाँ जिसके बारे में किसी धारणा का निर्माण किया गया है। फर्स्ट पॉइंट के आधार पर जब धारणा का निर्माण कर लिया गया है तो उन सभी का विश्लेषण करके परिणामों को एकत्रित करना और इन परिणामों के माध्यम से इकाई के खातों की जांच करना, ये है दूसरा पॉइंट। थर्ड, सभी गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद किसी व्यवहारिक इकाई की अंतः संबद्धता का जांचना और उनका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना। और लास्ट में है, इन लेखांकन विवरणों के माध्यम से एक विश्लेषक व्यावसायिक इकाई को भविष्य की गतिविधियों का अनुमान लगा सकता है। तो ये जो चरण हैं, चार चरणों में ये इस विचारधारा को बांटा गया है, जिसमें से प्रथम 2 चरणों के माध्यम से तो व्यावसायिक इकाई के नियमों का अनुमान लगाया जाता है तथा उसका मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है, और अगले 2 चरणों में सूचना के प्रकटीकरण का पता लगाया जाता है। अतः किसी भी व्यावसायिक संस्था में उसका मात्रात्मक विश्लेषण और उसकी सूचनाओं का प्रकटीकरण अंतः संबंधित होते हैं। इन दोनों के माध्यम से ही निगमीय वित्तीय विवरणों को जो उसके प्रयोगकर्ता हैं के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं, जिसमें है स्थिति विवरण या बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल बैलेंस शीट और सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट। ये सब विवरण प्रमुख वित्तीय विवरण हैं 8, जिसका हम 1 by 1 मतलब देखेंगे। सबसे पहला है बैलेंस शीट। आप सब जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट के बारे में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से ये बताया गया है कि स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है। ये फ्रांसिस आर स्ट्रीट के अनुसार ये परिभाषा थी। इसी प्रकार से हार्वर्ड तथा अपटन के अनुसार स्थिति विवरण एक विवरण पत्र है जो उपक्रम के स्वामित्व युक्त संपत्ति मूल्यों और इन संपत्तियों के विरुद्ध ऋणदाताओं तथा स्वामियों के दावों को सूचित करता है। इस प्रकार से यह विवरण हमें ये बताता है कि एक निश्चित समय बिंदु पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। अब देखते हैं स्थिति विवरण की विशेषताएं, जिसमें पहला है कि स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। हम सब जानते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस शीट में एज ऑन, तो इसका मतलब है एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है और निश्चित अवधि के लिए नहीं बनाया जाता है। अतः ये विवरण एक निश्चित तिथि पर संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति बताता है। दूसरा है, स्थिति विवरण एक विवरण पत्र होता है, खाता नहीं होता है। इसमें टू व बाई शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है कि स्थिति विवरण लेखांकन की प्रक्रियाओं, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। इसके अलावा स्थिति विवरण में संस्था के दायित्व, संपत्तियों एवं पूंजी दिखलाते हैं। एक और, यह संस्था में प्राप्त किए गए कोषों को दायित्व और स्वामियों की और तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों तथा संपत्ति अधिकारी
अधिकारों जिनमें ये कोष लगे होते हैं को दर्शाता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाता है। इसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है, समान होता है। और लास्ट पॉइंट है कि भारत व इंग्लैंड में संपत्ति तथा अन्य नाम शेष विवरणों में दाईं ओर तथा दायित्व एवं अन्य जमा शेष बाईं ओर दर्शाते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसके विपरीत पद्धति अपनाई जाती है तथा विभिन्न संपत्तियों व दायित्वों को उनके समायोजित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो ये स्थिति विवरण की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्थिति विवरण के कार्य। अब स्थिति विवरण के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें पहला है कि यह संस्था के साधनों से आशय है रिसोर्सेज ऑफ द फर्म एवं उसके विरुद्ध दायित्वों ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म का सारांश प्रस्तुत करता है। इस हम सब जानते हैं कि बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, अभी हमने ऊपर भी देखा कि संस्था के क्या क्या सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और उसके विरुद्ध क्या क्या दायित्व हैं, कितनी तो संपत्तियां हैं और उसके विपरीत कितने दायित्व हैं, ये दिखाया जाता है। यह संस्था की तरलता को भी प्रकट करता है। जब रिपोर्ट रूप में स्थिति विवरण दिया होता है तो शुद्ध चालू संपत्तियों की मात्रा फर्म की तरलता बताती है। नेट करंट एसेट्स फर्म की तरलता बताती है। यह संस्था की शोधन क्षमता अथवा दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता भी बताता है। यह क्षमता कुल संपत्तियों का कुल दायित्व से अनुपात या ऋण समता अनुपात से ज्ञात की जा सकती है। सामान्यतः ऋणों का उच्च अनुपात संस्था की कमजोर शोधन क्षमता का प्रतीत होता है। अब स्थिति विवरण का प्रारूप। स्थिति विवरण का प्रारूप दिया हुआ है भारतीय कंपनी द्वारा, जो कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 भाग 1 धारा 211 के अनुसार खाते के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। इसमें संपत्तियां दाएं भाग में तथा दायित्व बाएं भाग में दिखाया जाता है। इसमें ये देखिए संपत्तियों के बारे में बता रखा है। इसके अलावा स्थिति विवरण का जो प्रारूप नहीं बताया गया है, प्रारूप इसमें किताब में बताया गया है, उसमें अगर विश्लेषण की दृष्टि से वो अधिक उपयोगी नहीं है। जो तालिका प्रारूप में बनाया गया है वो उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अतः इसे विवरण या उदग्र या वर्टिकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण रूप में सर्वप्रथम संपत्तियां तथा बाद में दायित्वों एवं संपत्तियों के स्वत्व को दर्शाया जाता है। भारत में पहले कोषों के स्रोत और स्वामियों के स्वत्व व दायित्वों के रूप में दिखाए जाते हैं, और उसके बाद कोषों के उपयोग को स्थायी संपत्तियों, विनियोग व चालू संपत्तियों, ऋण व अग्रिमों को दिखाया जाता है। देखिए स्थायी संपत्ति पक्ष की मध्य बता रखी है। स्थायी संपत्तियां, विनियोग, चालू संपत्तियां, ये देखिए सबसे पहले दायित्व पक्ष की दिखा रखी हैं। अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व और आयोजन। इसके अलावा संपत्ति पक्ष की मदे हैं स्थायी संपत्तियां, विनियोग, चालू संपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम, ये देखिए ऋण, और इसके अलावा विविध या स्थगित व्यय। इसके बाद लाभ हानि खाते का नाम शेष, ये और इसकी प्रकार से ये बता रखी हैं। ये हर एक का हम एक 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम दायित्व पक्ष की मदों को देखते हैं, जिसमें है सबसे पहले हमने देखा अंश पूंजी। अब अंश पूंजी में क्या क्या दिखाया जाता है? स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में सबसे पहले अंश पूंजी दिखाई जाती है, आपको मालूम है। इसमें सबसे पहले अधिकृत अंश पूंजी दिखाई जाती है, इसके बाद निर्गमित अंश पूंजी दिखाई जाती है, और इसके बाद अभिदत्त या सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल ये दिखाई जाती है। इनको सबको अलग अलग दिखाना होता है। इन सभी रूपों में प्रदर्शित पूंजी में विभिन्न प्रकार के अंश, जैसे कि पूंजी समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश है, दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। साथ में ये भी बताया जाता है कि शोधनीय अंश हैं, अशोधनीय अंश हैं या परिवर्तनशील अंश हैं, और हरण किए गए अंशों की राशि भी बताई जाती है। और सहायक कंपनियों के अंश हैं तो
और अग्रिम मांग के संबंध में एडवांस अगर कोई मांग प्राप्त हो गई है तो उसका भी अलग अलग विवरण दिया जाता है। तो ये अंश पूंजी में हम ये सब बनाते आए हैं बैलेंस शीट, उसमें ऐसा सभी हम जानते हैं कि ये सब करना होता है। इसके बाद संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, ये स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दूसरी मद होती है और इसके अंतर्गत मुख्यतः अंश प्रीमियम या संचय, अंश प्रीमियम और आधिक्य की राशि दिखाई जाती है। संचय की राशि को दिखाते समय इनको संचयों के विभिन्न प्रकार के अनुसार अलग अलग बताया जाता है। सामान्यतः पूंजीगत संचय या आगम संचयों को अलग अलग दिखाना चाहिए। जो भी रिवेन्यू रिजर्व्स हैं और कैपिटल रिजर्व्स हैं उनको अलग अलग दिखाना चाहिए। थर्ड है सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋणों से के अंतर्गत क्या क्या आता है? कंपनी द्वारा निर्गमित ऐसे ऋण पत्र, बैंक से लिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं जिनकी राशि कंपनी की किसी संपत्ति की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होती है। तो इसलिए सुरक्षित ऋण कहलाते हैं क्योंकि ये प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होती है। चौथा है असुरक्षित ऋण, जो कि सुरक्षित नहीं होते हैं। ऐसे ऋण सभी ऋण इसके अंदर आते हैं। इसमें बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ऋण, जनता से प्राप्त स्थायी जमा व प्रबंधकों से लिए गए ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट में आता है चालू दायित्व एवं आयोजन। चालू दायित्व से आशय ऐसे दायित्व से होता है जो कि एक वर्ष की अवधि में देय होते हैं। चालू दायित्वों में क्या क्या शामिल करते हैं? क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, नया भुगतान किया गया लाभांश है, ऋणों पर देय ब्याज है एवं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और दीर्घकालीन ऋणों का वह भाग जो कि चालू वर्ष में देय होता है उसे भी चालू दायित्व में दिखाया जाता है। इसके अलावा आयोजन में कर के लिए आयोजन है, प्रस्तावित लाभांश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। और संदिग्ध दायित्व को स्थिति विवरण में केवल टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये संपत्ति पक्ष की मदें हैं। अब हम देखेंगे दायित्व पक्ष की मदें देखी थी, अब हम देखेंगे संपत्ति पक्ष की मदें। उसमें सबसे पहले आता है स्थायी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो कि व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्रय की जाती हैं और इनका व्यवसाय में उत्पादन कार्यों में उपयोग होता है। सामान्यतः विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। ये स्थायी संपत्तियों के अंदर हम एक बिल्डिंग है, भूमि या लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर आदि को सम्मिलित करते हैं। और स्थायी संपत्तियां स्थिति विवरण में रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखाई जाती हैं। और स्थायी संपत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मूर्त स्थायी संपत्तियां और दूसरी अमूर्त स्थायी संपत्तियां। मूर्त स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका के भौतिक स्वरूप होता है और जिन्हें आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा या पहचाना जा सकता है। इसके विपरीत इसके उदाहरण जो हैं वो हैं भूमि, भवन, संयंत्र, फिक्चर्स आदि होते हैं। चिट्ठे में इन्हें सकल ब्लॉक के रूप में दिखाकर उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर शुद्ध ब्लॉक के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा अमूर्त स्थायी संपत्तियाँ, ये वे संपत्तियाँ होती हैं जिनका कि कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है और न ही ये विपत्रों के रूप में किसी भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु इनका अस्तित्व होता है तथा ये संस्था के लिए अन्य संपत्तियों की तरह ही उपयोगी होती है, जैसे कि ख्याति, व्यापारिक चिन्ह या एकस्व और कॉपीराइट। ये सब अमूर्त संपत्तियां हैं जिनका कि जो कि व्यवसाय के लिए उपयोगी होती हैं। इसके बाद आते हैं विनियोग। विनियोग में मुख्य रूप से जो कंपनी द्वारा अन्य संस्थाओं में अंश खरीदे गए हैं या बॉन्ड खरीदे गए, ऋण पत्र हैं, सरकारी प्रतिभूतियां हैं या अन्य अचल संपत्तियों में किए गए विनियोग को अचल संपत्तियों में अचल संपत्तियों में किए गए विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। इसको स्थिति विवरण में लागत मूल्य पर ही दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा चालू संपत्तियां, ऋण, अग्रिम एवं जमा, इसके अंदर संस्था की चालू संपत्तियों शामिल की जाती हैं जो कि एक वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं और ये संपत्तियां पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती हैं और उत्पादन के द्वारा रूपांतरित करके बिक्री के लिए तैयार की जाती हैं अथवा रोकड़ में परिणित करने के लिए बनाई जाती हैं। चालू संपत्तियों में मुख्य रूप से स्टॉक है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस आदि को हम
सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा ऋण, अग्रिम तथा जमाओं में कंपनी द्वारा किए गए ऋण अग्रिम एवं जमाओं में कंपनी द्वारा दिए गए ऋण एवं पूर्तिकर्ताओं को तथा समझौते के अंतर्गत दी गई अग्रिम राशियों एवं अन्य पक्षों के पास जमा राशियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा है मिसलेनियस या विविध या स्थगित व्यय। विविध व्यय के अंदर हम क्या शामिल करते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज। इसके अलावा अंशों में ऋण पत्रों को दिया गया बट्टा, निर्माण के दौरान पूंजी में से दिया गया ब्याज, विकास संबंधी खर्चे आदि इसके अंदर हम शामिल करते हैं। और लास्ट है लाभ हानि खाते का नाम शेष, जो भी डेबिट बैलेंस है उसे संपत्ति पक्ष में साधारणतः तभी दिखाया जाता है जबकि कंपनी के खातों के अप्रतिबद्ध संचय की राशि लाभ हानि खाते से कम हो। तो इस प्रकार से ये हम सारे अकाउंट दिखाते हैं। ये हमने देखा बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है, एसेट साइड में क्या दिखाया जाता है, दायित्व साइड में किस प्रकार से दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं लाभ हानि खाता या आय विवरण। दूसरा है विवरण लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता या आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, ये क्या बताता है? ये बताता है आय अर्जनों का, एक तरह से ये अर्जनों का विवरण, लाभ और हानि का विवरण एवं आय एवं खर्चों का विवरण आदि के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सबसे प्रचलित नाम आय विवरण है और आय विवरण एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं में लाभ हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है, अतः वहाँ इसे आय विवरण के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है, अतः यहाँ हम इसे लाभ हानि खाते के रूप में जानते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उसमें से मैं एक बता देती हूँ। ये परिभाषा है हार्वर्ड एवं अपटन की, जिन्होंने बताया है कि किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे व समता में परिवर्तन का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहलाता है। ये थोड़ी टिपिकल परिभाषा दी है। इसमें मैं आपको एक इजी परिभाषा बता देती हूँ जो कि दी है रॉबर्ट एंड एंथोनी ने। उन्होंने कहा है कि किसी लेखांकन अवधि के आगम मदों और व्यय मदों एवं उनके मध्य अंतर को संक्षिप्त करने वाला लेखांकन विवरण आय विवरण कहलाता है। तो ये सबसे सिंपल परिभाषा है। इसके बाद ये बताया गया है कि लाभ हानि खाता या आय विवरण के क्या कार्य हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि एक निश्चित समय अवधि की संस्था की आय तथा व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। यह अवधि 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष हो सकती है। यह संस्था की लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का मापन करता है। इसके अलावा यह व्यवसाय के स्वामियों तथा अन्य पक्षों को व्यवसाय की क्रिया के परिणामों की सूचना देता है। संस्था की क्रियाएं शुद्ध आय उत्पन्न कर सक रही हैं अथवा शुद्ध आटा या शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा प्रस्तुत कर रही हैं, ये भी हम इससे पता लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि लाभ हानि खाते का प्रारूप किस प्रकार से होता है। इसमें उत्पादन खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, 4 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से, कि पहले बैलेंस शीट का उदाहरण दे रखा है। इलस्ट्रेशन 1 बैलेंस शीट बनाना देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। पहले चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल देखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।